गरीबी, सापेक्ष गरीबी अर्थात तुलनात्मक बात की थी, कंपैरिजन किया था एक व्यक्ति का और उसमें बनाया था क्या, लॉरेंज वक्र बनाया था। किसके द्वारा दिया था ये, मैक्सो लॉरेंज के द्वारा। मैक्सो लॉरेंज के द्वारा दिया गया था और यह असमानता को प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफ है। क्या बताता है, 10% लोगों को अगर 10% आय प्राप्त हो रही है तो एक निरपेक्ष समता रेखा प्राप्त होगी। बीस % को 20% आए, 30% लोगों को 30% आए, प्राप्त होती है तो निरपेक्ष समता रेखा मिलती है। समता रेखा प्राप्त होती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है। निरपेक्ष समता रेखा से इक्वलिटी लाइन से ग्राफ जितना दूर बनेगा विषमता उतनी ही ज्यादा होगी। और जितने पास बनेगा विषमता उतनी ही कम। विषमता का मतलब इनइक्वलिटी।
उतनी ही कम होगी। ठीक है, कल मैंने ये समझा दिया था अनइक्वलिटी के संदर्भ में। ठीक है, अब आते हैं कहां की तरफ, गिनी गुणांक की तरफ। ठीक है, वो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ कौन सा बनेगा, गिनी गुणांक का ग्राफ बनेगा। ठीक है, हो गया ना। हो गया। गिनी गुणांक इसे 1912 ईस्वी में कॉरिडो गिनी के द्वारा दिया गया था, के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार अब समझिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ग्राफ बिल्कुल सिमिलर बन जाए, कल मैंने बनाकर दिखाया था और फिर पूछा था कि इक्वलिटी अनइक्वलिटी कैसे चेक करोगे। लॉरेंज में एक कमी थी कि अगर ग्राफ बिल्कुल सेम दिखने लगे तो इकोनॉमी में इनइक्वलिटी देखना बड़ा मुश्किल है। तो कॉरिडो गिनी ने कहा कि इसका हमको एक वैल्यू निकालना पड़ेगा इस ग्राफ से, एक मान निकालना पड़ेगा इस ग्राफ से, और जो मान निकल कर आएगा वो 0 से 1 के बीच होगा। कितना होगा, 0 से 1 के बीच होगा। एक वास्तव में जो प्रदर्शित करेगा वो सबसे ज्यादा विषमता को और 0 शून्य विषमता को एक तरह से प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब समझना कैसे कह रहे हैं, ऐसे समझो। यही था, कुल आय था, टोटल इनकम, और दूसरी तरफ क्या था, आय प्राप्त करता। ठीक है, और एक लाइन मिली थी कितने डिग्री पर, इक्वलिटी लाइन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना। ठीक है, तो जब ग्राफ बना तो ग्राफ की वैल्यू हमको एक निकालनी होगी गिनी में। क्या निकालनी होगी, ग्राफ की वैल्यू निकालनी होगी किसमें, गिनी में। अब गिनी में ग्राफ की वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे एक इसका क्षेत्रफल और एक इसका क्षेत्रफल। अब ये कहते हैं क्या कि जब गिनी गुणांक का मान निकालेंगे हम लोग
तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ए का क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। किसके एरिया का? ए का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे अपॉन ए प्लस बी का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल? ए का, और फिर किसका निकालेंगे? ए प्लस बी एरिया का एक तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब समझना, इसको हम नंबरिंग अगर दे देते हैं तो ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, नंबरिंग अगर संख्या में दे दे तो डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या इस एरिया का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। किस एरिया के क्षेत्रफल? इस एरिया। तो हम इसको कहेंगे क्या? जो शैडो एरिया है, छायांकित क्षेत्रफल है, उसको छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात ए का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा ए ई एफ, इसका क्षेत्रफल ए ई एफ, तो दोनों आ जाएंगे, ए का भी और अपॉन ए ई एफ का क्षेत्रफल। अच्छा, डी डी है ना, डी ई एफ का क्षेत्रफल, यही हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी कि नहीं साहब कह रहे हैं? इसका मान निकलेगा कितना? मान निकलेगा 0 से 1 के बीच। कितना निकलेगा? 0 से 1 के बीच इसका मान निकलेगा। ठीक है, अब जीरो कब होगा? बताओ मुझे। जीरो कब होगा मान? ए का क्षेत्रफल 0 हो जाए। जीरो तो तभी होगा ना जब ए का क्षेत्रफल 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का क्षेत्रफल 0 कर दिया तो 0 प्लस 0 कब होगा? जब ये एक खिसक कर कहां पहुंच जाए? पिचका दो इसको। ये खिसक के ये क्षेत्रफल कहां जाए? इक्वलिटी लाइन, तभी होगा ना 0। ए का क्षेत्रफल तो 0 तभी होगा ना जब ये खिसक कर कहां पहुंच जाए? इक्वलिटी लाइन पर। इक्वलिटी लाइन का मतलब 0 क्या कह रहा है? कोई विषमता। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा फिर से समझना। ए का मान 0 कब होगा? जब एक तरह से ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल इक्वलिटी लाइन पर आ जाएगा तो ग्राफ ही खत्म हो जाएगा। अगर ग्राफ खत्म हो गया तो इसका मतलब हो गया सीधा सीधा इक्वलिटी लाइन। अगर इक्वलिटी लाइन मिल गई यहां पर तो विषमता 0 है, अर्थात पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में समानता मौजूद है। अर्थात सब लोगों के पास में समान रूप से संसाधनों का नियंत्रण है। ऐसा संभव है? संभव ही नहीं। ठीक है, और एक कब होगा? एक कब होगा? जब बी का मान 0 हो जाए।
ठीक है, जीरो कब होगा? जब एक बराबर जीरो हो जाए। और ये कब होगा? एक कब होगा? तो a अपॉन a प्लस b का मान जीरो हो जाए। और अगर b का मान जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? एक मान निकल कर आ गया। b का मान जीरो कैसे होगा? इसका मतलब है b वाला जो ग्राफ है ये खिसक के कहां पहुंच जाए? इस पर आ जाए, तभी होगा b का मान। b का जो ग्राफ बना है ये समाप्त कब होगा? जब इसको खिसका के बिल्कुल इस बिंदु पर ला दिया जाए। अगर इस बिंदु पर ला दिया जाएगा b का मान, तो b का मान जीरो हो जाएगा, अर्थात b का क्षेत्रफल जीरो। और a का क्षेत्रफल जीरो कब होगा? क्लियर हुआ? इसका मतलब है ये शो करेगा कि एक ही व्यक्ति को संपूर्ण आय मिल जा रही है। विषमताएं पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था में मौजूद दिखाई दे रही हैं। और विषमताएं पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में मौजूद होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये एक कब होगा? जब ज्यादा विषमता होगी और जीरो शून्य विषमता को प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया? इस कॉन्सेप्ट से आपको याद रहेगा ए और बी, गिनी गुणांक का मान रखने की जरूरत फिर नहीं है। ठीक है, जीरो से एक की तरफ जाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और एक से जीरो की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो इसी के बेस पर इन्होंने मान निकाला है। 2019 में मान निकला था, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई कोविड के कारण से। ठीक है, और कोविड के कारण से रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए इसका वैल्यू की अभी कोई अहमियत नहीं है। 2019 का डेटा है, बहुत पुराना है, उसकी कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेगा, अगर जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट पर ही जाएगा केवल। क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट कि भाई विषमता और असमानता किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? अगर ये ए वाला अगर ग्राफ बिल्कुल इक्वलिटी लाइन पर पहुंच जाएगा तो हम क्या कहेंगे? कोई भी विषमता यहां पर मौजूद, अर्थात बराबर समानता चल रही है अर्थव्यवस्था में, इस बात को। और ए का मान जीरो कब होगा? जब ये ग्राफ इक्वलिटी लाइन पर पहुंचेगा। तो दो कंडीशन यहां पर हमने रिप्रेजेंट करके आपको बता दी है और इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। तो लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक जो कि इन इक्वलिटी को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ हैं, जिसके बेस पर अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है गरीबी का। क्या किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है गरीबी का। अब गरीबी के संदर्भ में विषमता को मापने के लिए गरीबी आने वाली है, जेब फट गई। हमारी धर्मपत्नी कहती है जेब फट रही है, गरीबी आ रही है। दिसंबर बाबरी मस्जिद। लिख लीजिए एक रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। असमानता के लिए रिपोर्ट आई है 2022 की, अभी 23 की आई नहीं है। यह रिपोर्ट पहला पॉइंट लिखिएगा, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब द्वारा जारी की जाती है।
वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब द्वारा जारी की जाती है, इन इक्वलिटी लैब द्वारा जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बढ़ावा देना है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपत्ति है, कोष्टक में लिख लेना कुल संपत्ति का 2%, कुल संपत्ति का 2%, कुल संपत्ति का 2%, जबकि दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है। नोट में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नोट, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका अर्थात मीना, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र है, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा असमानता मीना में है विश्व में, और सबसे कम कहां? यूरोप में। दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा समानता कहां है? तो यूरोप में, ऐसे भी याद रखेंगे, ठीक है। भारत के संदर्भ में लिख लीजिएगा, भारत के संदर्भ में नंबर 1 पॉइंट, शीर्ष 1% आबादी के पास, शीर्ष 1% आबादी के पास वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आय का
राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा मौजूद था। और नीचे के आधे हिस्से के पास मात्र 13% हिस्सा था। 13% हिस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने अधिकतर शीर्ष 1% को लाभान्वित किया है। ठीक है, असमानता के साथ मैंने ये रिपोर्ट आपकी जोड़ दी है। तो असमानता सबसे ज्यादा कहां है? मीना में याद रहेगा, सबसे कम। ठीक है, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 1% जो शीर्ष की आबादी है, नेशनल इनकम का 20% हिस्सा कब्जा किए बैठे। कितना? 1% जो टॉप की आबादी है वो कुल उत्पादन के कितने हिस्से पर कब्जा है? ये है असमानता का स्तर भारत में। ठीक है, आपसे वही अफ्रीका वाला, मीना वाला पूछेगा या यूरोप वाला पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक यहां पर हमने समझा ही दिया है। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर दूसरा। एक तो हो गई क्या? सापेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी ही वास्तविक गरीबी कहलाती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही क्या कहलाती है? वास्तविक गरीबी ही कहलाती है। ठीक है, यह गरीबों की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। गरीबों की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वास्तविक संख्या को दर्शाता है कि वास्तविक संख्या कितनी है गरीबों को, उसको दर्शाने का काम करता है क्या? ये इसी में गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। किसका होता है? गरीबी रेखा का निर्माण होता है। और मैंने गरीबी रेखा बताई थी, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसकी गणना हेड काउंट रेशियो, याद रखेंगे, हेड काउंट रेशियो के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? हेड काउंट रेशियो। सिर गिनने का काम कहां होता है अगर पूछा जाए तो निरपेक्ष गरीबी में। ठीक है,
सिर गिनने का कार्य होता है, ठीक है। सिर गिनने का काम होता है किसमें? हेड क्वांट रेशियो में। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें? निरपेक्ष गरीबी में। इसकी गणना के लिए ही अमर्त्य सेन ने अपने सुझाव दिए थे। तो अमर्त्य सेन की सिफारिश किस गरीबी के लिए है? याद रहेगा, ठीक है। तो अमर्त्य सेन ने अपने सुझाव दिए थे इसी के परिप्रेक्ष्य में, और कहा था क्या कि इस गरीबी को दूर करने के लिए व्यक्ति की क्षमता का विस्तार किया जाए। इफिशियंसी का उसका क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। इस पर फोकस है, किस पर किया जाए? यह विकासशील देशों की में गरीबी का आकलन इसी आधार पर किया जाता है। और विकसित देशों में कौन सी है? सापेक्ष है। किया जाता है। ठीक है। तो अमर्त्य सेन के सुझाव, दूसरा आपको क्या रखना है याद? विकासशील देश मतलब भारत में अगर देखा जाए तो गरीबी का आकलन कैसे हो रहा है? तो भारत में निरपेक्ष गरीबी के आधार पर गरीबी का आकलन किया जा रहा है। गरीबी रेखा का निर्माण हो रहा है। गरीबी रेखा मैंने बताई थी कि कैसे कैसे यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है गरीबी रेखा, जिसके बेस पर सारी चीजें चलने वाली है। ठीक है। हो गया। अब ये तो हो गई, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि संख्या जाननी होती है, और जब संख्या जाननी होती है तो जाहिर सी बात है गरीबी का आकलन किया जाएगा। अब इसी निरपेक्ष गरीबी के लिए भारत में समय समय पर रिकमेंडेशन दी गई, किसके द्वारा? कमेटियों के द्वारा। ठीक है। तो गरीबी के संदर्भ में कमेटियां बहुत शॉर्ट में एक तरह से लिख लेंगे कि संदर्भ में समितियों की अनुशंसाएं। भारत में गरीबी के लिए सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने अपने सुझाव दिए, एवं एक कैदी की जेल निर्वाह लागत
लागत को निकाला। क्या किया था? कैदी की जेल निर्वाह लागत को निकालने का काम किसने किया था? और इस प्रकार सर्वप्रथम गरीबी का आकलन किया गया। किसका आकलन किया गया? गरीबी का। दादा भाई नेहरू जी ने जेल निर्वाह लागत याद रखना आपको, ठीक है? जो जेल की एक्सपेंडिचर कॉस्ट है उसको निकाला था कि एक आदमी पर, कैदी पर कितना खर्च करती है ब्रिटेन सरकार और कितने की डिमांड है। उन सब चीजों का आकलन किया था और कहा था कि बहुत कम है भारत में जेल निर्वाह लागत, क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही। 20 रुपया है और इसमें कोई व्यक्ति एक तरह से उत्तम जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए इसमें सुधार करना चाहिए, उनके खाने में सुधार करना चाहिए, उनकी सारी चीजों में सुधार करना चाहिए और जेल की जो निर्वाह लागत है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो दादा भाई नेहरू जी थे जिन्होंने सबसे पहले गरीबी के संदर्भ में अपना रिकमेंडेशन दिया, ठीक है? स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग ने योजना आयोग ने गरीबी के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। और व्यय के आधार पर गरीबी का आकलन किया। मैं बोल दूं, लिखूं ना? है? बोल देता हूं, ठीक है? लिख लेंगे ना? सिफारिश है इसलिए एक एक करके सिफारिश बोलता जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। 1971 ईस्वी में रथ एवं दांडेकर जैसे अर्थशास्त्रियों ने गरीबी का आकलन करने के लिए कैलोरी मापन को अपनाने की बात कही। इन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए
2100 कैलोरी, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। को आधार बनाया। इनकी सिफारिशों को बाद में भारत में गठित कई समितियों ने अपनाया। भारत में गठित कई समितियों ने अपनाया। सबसे पहले वाई के अलग कमेटी, सबसे पहले वाई के अलग कमेटी 1977-79। इस समिति ने सरकार को सिफारिश की कि गरीबी का आकलन करने के लिए ऊर्जा विधि का सहारा लिया जाए। ऊर्जा विधि का सहारा लिया जाए और कैलोरी मापन को अपनाने पर बल दिया। ठीक है, वही कैलोरी मापन एक्चुअली में क्या है ना, जो रथ और दांडेकर दो अर्थशास्त्री हैं ये लोग, तो इन्होंने योजना आयोग को रिकमेंडेशन दे दिया था 1971 में, 1971 में, लेकिन योजना आयोग ने इनकी सिफारिश को उस समय माना नहीं था 1971 में। अब यहां हो ये रहा था क्या कि इंदिरा गांधी विपक्ष के मक्कड़ जाल में फंसती जा रही थी। और इंदिरा गांधी विपक्ष के मक्कड़ जाल में कैसे फंसती जा रही थी? इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा था, पॉवर्टी इरेडिकेशन, अर्थात गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। उन्मूलन का मतलब क्या? जड़ से खत्म कर देना। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब जनता पार्टी की सरकार ने इसको इशू बना दिया। इंदिरा गांधी गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाना चाहती है। नारा क्या आया? गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाओ। और जब गरीबों को हटाओ तो
इंदिरा गांधी तिलमिला गई थी, चुनाव हार गई थी, मामला कोर्ट पहुंचा था और मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट पहुंचने के बाद में रोक लगी थी चुनाव में। ठीक है, अब जब रोक लगी थी तो उसका रिजल्ट ये हुआ था यहां कि इंदिरा गांधी 77 तक कब्जा रही। ठीक है, तो इन्होंने सिफारिश यहां पर क्या किया कि एक कमेटी गठित कर दी कि भाई इस पर काम करो, लेकिन कमेटी वो गठित करने की बात तो आई लेकिन फॉर्म नहीं कर पाई। वो आई जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार गरीबी पर काम कर गई और अलग कमेटी को बना दिया। अब जब अलग कमेटी को बना दिया तो अब जाहिर सी बात है कि जनता पार्टी के समय ही 79 में इस अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई गरीबी को अगर कम करना है तो रथ और दांडेकर के जो फार्मूले थे उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। रथ और दांडेकर के जो स्पष्ट फार्मूले ये थे कि 2095 कैलोरी का उन्होंने मेजरमेंट रखा था और 2435 कैलोरी का मेजरमेंट रखा था। हमने लिखा दिया 2400 इसलिए कि इतना सटीक आंकड़ा वो आप लोगों से नहीं पूछेगा। आईएएस वगैरह में होता तो भले ही एक तरह से क्या है कि पूछ सकता था सटीक आंकड़ा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है 2435 और 2095, इसी को इन्होंने कर दिया कितना 2100 और 2400। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनकी जो थाली सज रही थी वो क्षेत्र विशेष के बेस पर अलग अलग मेजरमेंट के रूप में अलग अलग आ रही थी, तो इन्होंने औसत निकालकर ये कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था। क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा, पॉवर्टी इरेडिकेशन का मतलब क्या, किसने गठित की ये कमेटी? फिर बाद में इंदिरा गांधी कर गई थी काम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शुरू कर गई थी, लेकिन होता है ना रिबन कोई और काट दे। इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा उसमें फंसती चली गई थी जिसके कारण से गरीबी की योजनाओं पर वो काम ही नहीं कर पाई और विपक्ष तो चल ही रहा था। ये सिफारिश कब आई थी? 1971 में रथ और दांडेकर की, और उस समय ये चला रही थी परिवार नियोजन 1971 में। और परिवार नियोजन में आपको पता ही है क्या काम कर रही थी। ठीक है, 1971 में परिवार नियोजन चला रही थी ये। अब उसी समय ये काम कर रही थी तो उसका रिजल्ट था कि जनता इनकी अपोजिशन में आ रही थी। जनता पार्टी की सरकार ने इसका फायदा उठाया, और जब फायदा उठाया तो इंदिरा गांधी कहा जाता है कि चुनाव हारने के बाद में बकायदा प्रूफ दिए थे राजनारायण ने कि डीएम साहब से मिली है, ऐसे ऐसे वोटिंग हुई, फर्जी वोटिंग हुई, बकायदा उसने प्रूफ दिए थे। तब वो पूरा इलेक्शन वगैरह जो है कार्रवाई हुई थी और रोक लगी थी। उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी जबरदस्ती का। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है क्या वाई के अलग कमेटी का रिकमेंडेशन था, रथ और दांडेकर की कमेटी का रिकमेंडेशन, वो तो इकोनॉमिस्ट है, नहीं आया समझ में? वो इकोनॉमिस्ट है, वो तो एक सिद्धांत दे रहे हैं कि लोगों की थाली सजाई जाए किसके बेस से? कैलोरी के बेस पर। यहां सरकार के द्वारा रिकमेंडेशन को कब लिया जा रहा है? वाई के अलग कमेटी के द्वारा। ठीक है, वाई के अलग कमेटी। फिर लिखिए डीटी लकड़ा वाला कमेटी। नेक्स्ट कमेटी है डीटी लकड़ा वाला कमेटी। सुस्ती आ रही है आप लोगों में, पता नहीं क्यों, मैं देख रहा हूं कल से जोश नहीं है। सरेंडर कर दिए कहा है? ठंडी पड़ रही है। मैं बताऊं आपको, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये लड़ाई आपकी प्रतिष्ठा की भी नहीं होती, टीचर की भी होती है। केवल आपकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, हमारी भी उतनी प्रतिष्ठा लगी होती है। इसलिए क्योंकि कभी रेलवे स्टेशन पर कहीं पर मिलते हैं ना,
और मैंने ये पूछा कि कहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो शर्म से आपसे ज्यादा मेरी आंखें झुकती हैं। क्यों झुकती हैं? कि मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ कमी रह गई, मैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। और जब आत्मबोध गड़बड़ होने लगे तो फिर धीरे धीरे ये होने लगता कि यार देखो, ये बात पक्की है, सब कुछ यहीं मिलेगा, स्वर्ग भी और नरक भी। मैं आपके साथ अगर गलत करूंगा तो यहीं भोग कर जाना है, मुझे यहीं भोग कर जाना है। और जाहिर सी बात है क्या कि देखिए, हम तो भाई चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्या करते जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और खत्म कर रहे हैं, एक चैप्टर ये है, एक चैप्टर ये, 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 सारे कोर्स को खत्म करके ढक्कन लगा कर चले जाएंगे। मेहनत आपको करनी है, सारी चीजें आपको करनी है, सब कुछ आपका है, लेकिन मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाया। बस अगर मोटिवेशन कर देगा तो मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे सरल एग्जाम आने वाला है दुनिया, जिसको आप ठोकर मार के पास कर सकते हो। और इतनी आप में शक्ति है, मैं बता रहा हूं, इतनी पावर है, पहचान लो अपनी पावर को। बशर्ते क्या है कि 2 से 2.5 महीने बहुत है एग्जाम के लिए, बहुत हैं, मैं बता रहा हूं, बहुत हैं। पर्याप्त समय है, अपने आप को कंसंट्रेट करो, 6 घंटे की पढ़ाई रेगुलर कर दो, बस 2 महीने, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 3 सुबह और 3 शाम को। उस समय जितनी नेतागिरी है सब बंद कर दो, जितना एक तरह से जो है मूल्यांकन है बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारी बुराई करके या हमारी अच्छाई करके क्या मिल जाएगा? आप बताओ, कोई वीर पुरस्कार मिलेगा? किसी मुद्दे पर चर्चा करके क्या मिल जाएगा? एट लास्ट जेब में पैसा होगा तो दोस्ती होगी, यारी होगी, सब चीज होगी, टिक जाती है कहानी अर्थ पर। नहीं तो सारी चीजें बेकार हैं। इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, ये चीज, वो चीज, सब में कमी है यार दुनिया में। ऐसा मुझे आदमी बता दो, दुनिया में ऐसा मुझे एक आदमी बता दो जो पूर्णतः 100% परफेक्ट। सीता जी भी राम जी में कमी निकाल कर चली गई कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं जा रही हूं धरती में, जब मैंने साथ मांगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण तो अपने थे ही, 16,000 रखे हुए थे, किसमें कमियां नहीं है? तो छोड़ दो किसी की चर्चा। मोदी कैसा है मतलब नहीं, अखिलेश कैसे हैं मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से यार। 2 महीने के लिए ये रिजल्ट है, ये हमको प्राप्त करना है, और फिर 2 साल नहीं आनी वैकेंसी, 1.5 साल फिर नहीं आनी, क्या करोगे? लास्ट अटेम्प्ट है, इसका मतलब लग जाओ 2 साल। 2 महीने का समय है और पर्याप्त है। क्वेश्चन बैंक करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, यहाँ की टेस्ट सीरीज जरूर कर लेना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, 2-2.5 हजार रुपया अगर बचा ले जाओगे, बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। कर लो खर्चा, एक बार बैठोगे तो एक होता ना कि जब आप मूल्यांकन करोगे तो फिर निकल कर आएगा। हम ये नहीं कह रहे यहाँ की कर लो, एक ज्वाइन कर लो कहीं की, जहां पर लग रहा है कि हाँ ठीक है, टेस्ट सीरीज एक लेवल की है, ज्वाइन कर लो, जहां जो करा रहा हो। और फ्री के टेस्ट पेपर प्राप्त करते रहो, और फ्री के टेस्ट पेपर प्राप्त करके उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अभी हाल फिलहाल इस साल जहां जहां एग्जाम हुए हैं,
चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी हो, बिहार का हुआ है, सबके पेपर उठाओ और सबके पेपर सॉल्व करो। 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो वहीं के होंगे, जो किसी सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। कलेक्शन करो कि आज भाई 10 लोग हो, भाई अब तुमको बिहार वाले जितने भी हैं एग्जाम के पेपर लेकर आने हैं। इस साल कौन कौन से हुए थे, टीचर वाले कौन कौन से हुए थे जिसमें जीएस का पेपर था और सामान्य के रूप में चीजें थी, पकड़ लो सब। भाई कुछ ही ना कुछ तो हुए होंगे आयोग में इस साल, पकड़ लो। एक साल के पेपर अगर पकड़ लो ना, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। मैं कह रहा हूं 25 से 30 वो क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप पता ही नहीं होगा और किसी को नहीं पता होगा। जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। स्ट्रेटजिक वे में आ जाओ थोड़े से, और जितना हो गया उतना ठीक है, बार बार रिवीजन करो। और एक बाबा तो हमने बता ही दिए हैं, अगर ज्यादा अगर इच्छा है तो पढ़ते रहो उनको। उन बाबा को अगर पढ़ते रहोगे, कौन से, बस उन बाबा को एक तरह से देखो, वो आ गए तो आपको लाइन लेंथ मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा क्या है। जीएस वर्ड का नाम हो जाए, ऐसा करके दिखाओ तब तो फायदा है, नहीं तो फिर बेकार है, सब मोह माया है। फिर भाई जीएस वर्ड का नाम हो जाए। हम सुबह आप ही कह रहे थे ना नाम लेंगे हम, नहीं सुबह के बैच में हमने कहा देखो संस्थान का नाम होता, मास्टर का नाम नहीं होता। आप फोटो छापोगे तो क्या कहोगे, जीएस वर्ड का पढ़े थे, पढ़ाया तो मास्टर था। कोई नहीं लेता। ऐसी बात चली तो बोले सर बड़े निष्ठुर हो। हमने निष्ठुर नहीं है। मुझे एक बता दो जो कोई नाम लेता हो कि नहीं मैं उस मास्टर से पढ़ा था, बहुत बढ़िया करा गया था। ज्यादा अगर मास्टर दबाव डालेगा तो कह देंगे सेल्फ स्टडी की थी मैंने, तो कहीं कोचिंग ही नहीं की थी। आत्मबोध हो गया था अचानक से। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ गए थे, ज्ञान मिल गया। तुरंत के तुरंत बोलेंगे। गुरु का नाम ही लेने में एक तरह से क्या है, मुसीबत बन जाती है कि कैसे ले ले, कैसे ले ले। तो कठिन नहीं है, करो एक बार, थोड़ी सी धक्का लगाओ, पुश। 2-2.5 महीने का समय है, अपने आप को थोड़ा सा संकलित करो शांति से, और थोड़ा सा अपने आप को संकलित करके, सर्दी ना लगे तो वो आता है ना उसका बोलते हैं क्या, अरे नहीं सुपारी की तरह तो जेट रो क्या, अरे मैं भूल रहा हूं, जायफल। जायफल एक खरीदो, आधा 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 आधा, थोड़ा थोड़ा डेली का खा लो। गर्मी नहीं लग, सर्दी नहीं लगेगी, आराम से पढ़ते रहोगे। ये जायफल का ही कमाल है। सर्दी वर्दी नहीं लगेगी फिर। और कमरे में होता ना रजाई में बैठने का, कुर्सी मेज पर बैठो, जूते पहनकर बैठो जिससे सोने का कॉन्सेप्ट ना आए, और पढ़ाई करो। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे रटने का नाम, 3 घंटे केवल रटना है, याद करना है, फैक्ट याद करना, करंट याद करना सुबह सुबह, और 3 घंटे एक तरह से प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस इतना ही कर दो। 2 महीने देखो, आरओ क्या पीसीएस भी निकल जाएगा, इतना पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, जरूरत है नहीं। हाँ, आईएएस वगैरह में थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। डीटी लकड़ावाला लिखिएगा। यह समिति 1989 में, यह समिति 1989 में गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में प्रस्तुत की। 1993 ईस्वी में प्रस्तुत की। इन्होंने गरीबी का आकलन उपभोग विधि से किया। गरीबी का आकलन उपभोग विधि से किया। इन्होंने अपनी सिफारिश में निम्न बिंदुओं को शामिल किया। इन्होंने अपनी सिफारिश में निम्न बिंदुओं को शामिल किया। नंबर 1, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए। गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए। नोट में लिख लेना इसी में ही। इन्होंने 18 राज्यों के लिए 18 राज्यों के लिए 18 गरीबी रेखा का निर्माण किया। दूसरा सिफारिश, इन्होंने अपनी सिफारिश में शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर श्रमिक जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाने की बात कही। जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाने की बात कही। नेक्स्ट, तीसरी सिफारिश, इन्होंने गरीबी के आकलन के लिए एक समान संदर्भित दर यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड
एक समान संदर्भित दर यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूआरपी लिखाई थे ना, को अपनाने की बात कही, को अपनाने की बात कही। देखो, तीन चीजें याद रखना, लकड़ी वाले की याद रखना, ठीक है। तीन चीजें 18 राज्यों, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, ठीक है। कह रहे हैं शहरी क्षेत्र के लिए जाओगे तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर लिखाए थे ना, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को एक तरह से अब अडॉप्ट करोगे आप। और जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए जाओगे तो रूरल लेबर, ठीक है, उसको एक तरह से अडॉप्ट करोगे। तो इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष कौन सा हो गया है? 2000। और रूरल का आधार वर्ष 1986-87, ठीक है। जो एग्रीकल्चर लेबर का है वही रूरल लेबर का है 1986-87, दोनों का बिल्कुल सेम ही है।